हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेंबर ऑफ द कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 और साथ में जानेंगे कि कौन कौन कंपनी में मेंबर बन सकता है और कौन नहीं बन सकता एंड किस सिचुएशन में मेंबरशिप हमारी सीज हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है भुवन तड़ागी, द लॉ टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं डेफिनेशन ऑफ मेंबर एज पर द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 2 क्लॉज 55 सेज मेंबर मीन्स इन रिस्पेक्ट टू कंपनी फर्स्ट इज सब्सक्राइबर टू एमओए ऑफ ए कंपनी शैल बी डीम टू हैव एग्री टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, और जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में रजिस्टर है। मतलब यह है कि जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसमें सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स की जरूरत रहती है। फॉर एग्जांपल, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की जरूरत रहती है और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 3 मेंबर्स की जरूरत रहती है। फ्रेंड्स, तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस समय पर कुछ पर्सन जो है वो सब्सक्राइबर होते हैं मेमोरेंडम के। वो कहते हैं कि भी मैं मेंबर बनना चाह रहा हूं इस कंपनी का। तो मिनिमम, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2 का क्राइटेरिया है, तो 2 बंदे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है किसको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, तो वो मेंबर मान लिए जाते हैं कंपनी के और उनको जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से शेयर दे दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, तो ये एक तरीका है आपका मेंबरशिप होल्ड करने का। दूसरा कहता है एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम ए मेंबर, एंड जिसका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, जिसने लिख के दे दिया कि भाई मैं एग्री करता हूं, मैं मेंबर बनना चाह रहा हूं। अच्छा, तीसरा कहता है एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी एंड हुज नेम इज इंटर्ड एज बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कौन, सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो आजकल क्या है कि सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। पहले क्या होता था, फिजिकल शेयर परचेज किए जाते थे, अब क्या है इलेक्ट्रॉनिकली। बहुत सारी एप्स आ गई हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन क्या करते हैं, शेयर परचेज करते हैं और आपको शेयर तुरंत मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे काम आता है सीडीएसएल और एनएसडीएल का। वो तुरंत आपको शेयर तो आपके पास आ जाते हैं लेकिन आपका नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर में इंटर नहीं होता है। तो उस केस में आप क्या बन जाते हैं, बेनिफिशियल ओनर बन जाते हैं। नाम उस टाइम पे किसका होता है, सीडीएसएल और एनएसडीएल का। उस केस में भी आप क्या कहलाएंगे, मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो ये जो है डेफिनेशन है किसकी, मेंबर्स की एज पर द कंपनीज एक्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं हु इज ए शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट में दी हुई ही नहीं है। फ्रेंड्स, इन जनरल अगर मैं बात करूं, शेयर होल्डर इज ए पर्सन हु होल्ड द शेयर ऑफ ए कंपनी। मतलब आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज करके रख लिए, लेकिन क्या आप उस कंपनी के मेंबर हैं? तो वो मेंबर आप कब बनेंगे, जब आपका नाम उनके मेंबर रजिस्टर में दर्ज होगा तो आप उस कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। एंड जैसे ही आप शेयर ट्रांसफर करते हो तो आपका शेयर होल्डिंग खत्म हो जाएगी, तो आप एज ए शेयर होल्डर सीज कर जाओगे, लेकिन मेंबरशिप आपके पास रहेगी जब तक कि आपका नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर में हो। जैसे ही वहां से आपका नाम हटेगा तो आपकी मेंबरशिप भी क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, कैन इट बी पॉसिबल दैट वन पर्सन इज ए शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर ऑफ ए कंपनी? तो आंसर इज यस। शेयर होल्डर तो जैसे ही बन जाता है जैसे वो शेयर परचेज करता है, लेकिन उसका नाम अगर मेंबरशिप रजिस्टर में चढ़ेगा तब वो मेंबर बनेगा। फ्रेंड्स, चलिए अब जान लेते हैं कि हु कैन बी द मेंबर ऑफ अ कंपनी। मतलब मेंबर कौन बन सकता है, कौन शेयर होल्डर बन सकता है, कौन मेंबर बन सकता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले, क्या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है, मतलब शेयर होल्डर बन सकती है? तो आंसर इज यस। क्यों बन सकती है? क्योंकि एक कंपनी जो है वो लीगल पर्सन होती है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो वो किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर सकती है, उसका मेंबर बन सकती है, क्योंकि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक सब्सिडरी कंपनी, हालांकि वो भी एक लीगल पर्सन है, उसकी भी सेपरेट एंटिटी है, बट वो अपने होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दी गई है फ्रेंड्स, तो वो एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि अगर मान लो सब्सिडरी कंपनी एक्ट कर रही है एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज मेंबर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का कोई मेंबर था डिसीज, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर बन रही है तो उस वहाँ पे ओके है, वहाँ पे चल सकता है, ठीक है। दूसरा इसका कहता है एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन जो है, ट्रस्टी ऑफ सम
शेयर होल्डर, मतलब कोई शेयर होल्डर है उसका ट्रस्टी, एज ए ट्रस्टी वो काम कर रही है। तीसरा कहता है मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी बिफोर बिकमिंग द सब्सिडरी कंपनी, मतलब पहले से वो उसकी मेंबर थी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडी बनने से पहले, तो वो कंटिन्यू कर सकती है। तो ये एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है। और दूसरा कहता है सेक्शन 19 के अंदर कि सब्सिडी कंपनी को होल्डिंग कंपनी जो है शेयर अलॉट नहीं कर सकती, ये एक्सेप्शन है कंपनी के लिए, सेक्शन 19 के अंदर ये दी गई है फ्रेंड्स। तो कंपनी एक मेंबर बन सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या पार्टनरशिप फॉर्म मेंबर हो सकती है, तो आंसर इज नो, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म एक लीगल एंटिटी नहीं होती, तो इट कैन नॉट बी अ मेंबर। लेकिन पार्टनर्स जो हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर मेंबर बन सकते हैं किसी भी कंपनी के। अब बात करते हैं क्या फॉरेनर जो है मेंबर बन सकते हैं। येस, फॉरेनर कैन टेक द शेयर ऑफ इंडियन कंपनी एंड बिकम ए मेंबर, जनरल एंड स्पेशल परमिशन ऑफ आरबीआई अंडर फेमा एक्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या माइनर मेंबर बन सकता है किसी भी कंपनी का। सो आंसर इज नो, क्योंकि माइनर कैन नॉट बिकम ए मेंबर बिकॉज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट करता भी है तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है। ठीक है, लेकिन एक केस हुआ था जो जिसके अंदर ये कहा गया कि अगर जो माइनर है उसके पास इनहेरेंट होते हैं शेयर्स, मतलब उसके फादर या दादा इससे आते हैं, तो वो उसको रख सकता है और मेंबर बन सकता है। दूसरा, होल्ड शेयर्स इन द नेम ऑफ गार्जियन, तो गार्जियन के नाम पर वो शेयर होल्ड कर सकता है किसी भी कंपनी के अंदर। ठीक है, क्या एक मॉर्गेजर जो पॉनी होता है, मॉर्गेजर होता है, वो शेयर होल्ड कर सकता है? आंसर इज नो। एंड क्या इंसॉल्वेंट शेयर मेंबर बन सकता है? तो आंसर इज येस, इंसॉल्वेंट भी मेंबर बन सकता है एंड इंटाइटल टू वोट। क्या एक ट्रेड यूनियन मेंबर बन सकती है? सो आंसर इज येस, तो ट्रेड यूनियन भी मेंबर बन सकती है कंपनी की। क्या एक एलएलपी कंपनी की मेंबर बन सकती है? येस, क्योंकि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है और इट कैन बिकम अ मेंबर ऑफ ए कंपनी। चलिए अब नेक्स्ट है, क्या एक सोसाइटी मेंबर बन सकती है किसी भी कंपनी की? आंसर इज येस, सोसाइटी कैन बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, तो रजिस्टर्ड सोसाइटी होनी चाहिए फ्रेंड। क्या एक ट्रस्ट जो है वो मेंबर बन सकती है? येस, एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट जो है वो मेंबर बन सकती है एज लाइक सोसाइटी रजिस्टर्ड। अच्छा, अब बात करते हैं क्या एचयूएफ मेंबर बन सकता है कंपनी का? तो आंसर इज येस, हाँ, एचयूएफ भी मेंबर बन सकता है, वो भी शेयर परचेज कर सकता है इन द नेम ऑफ कर्ता, क्योंकि एचयूएफ में जो भी काम करता है वो कौन करता है? कर्ता। अब बात करते हैं क्या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर बन सकती है कंपनी की? तो आंसर इज येस, स्टेट गवर्नमेंट अगर बन रही है तो उसको गवर्नर की अप्रूवल चाहिए रहेगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है किसी कंपनी की मेंबर तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए रहती है, तो वो मेंबर बन सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कि किस सिचुएशन में मेंबरशिप सीज हो जाती है। अगर मेंबर्स ने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए टू द अनदर पर्सन तो सीज हो जाएगी, फॉरफिट हो गया, कंपनी ने कर दिए शेयर्स, या वैलिड सरेंडर कर दिए किसी मेंबर ने, सोल्ड बाय कंपनी टू इन्फोर्स द लियन, अगर लियन को इन्फोर्स करने के लिए सोल्ड करे हैं कंपनी ने, या फिर मेंबर जो है वो डाई हो जाता है, या रिडीम है इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर रिडीमेबल है तो उस केस में भी मेंबरशिप सीज हो जाती है, बायबैक हो गए हैं शेयर्स, या फिर कोर्ट ने अटैच कर दिए शेयर इन सेटिस्फैक्शन ऑफ डिग्री, तो उस केस में जो मेंबरशिप है सीज हो जाती है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई एम होपिंग कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरीके से आगे भी मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछें, और हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय।